नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल्ली पुलिस सक्सेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम दिल्ली पुलिस के सिलेबस को रिवाइज करने के लिए अब हमारी क्लास चल रही है इतिहास के बारे में, मध्यकालीन इतिहास। देखो, हमने प्राचीन इतिहास के बारे में भी बात नहीं की क्योंकि उसके बारे में बात आगे करेंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है इनकी बात होती है मध्यकाल से स्टार्ट होती है क्योंकि पिछली विगत जितने भी जो इनकी पेपर हुए हैं उनके अंदर मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत से बहुत ज़्यादा यहाँ के प्रश्न देखने को मिले थे। तो सबसे पहले हम इनको कवर करेंगे और फिर बाद में प्राचीन भारत को कवर करेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत के जो बारे में स्टार्ट करेंगे तो उसमें सबसे पहले मोहम्मद गजनी आ जाता है और उसके बाद मोहम्मद गौरी आता है। तो यहाँ से मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है। तो हम पढ़ते हैं मोहम्मद गजनी। देखो, महमूद गजनी के बारे में हम बात करेंगे तो यानी कि इससे पहले देखो क्या था कि 932 ईस्वी के अंदर एक अल्पतगीन आया था जिसने यानी कि गजनी की स्थापना की थी, गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। तो गजनी साम्राज्य की स्थापना करने के बाद उन्होंने गजनी को ही राजधानी बनाया था, तो राज्य को ही था राजधानी बनाई थी। अब देखो, उसके बाद एक विरितगिन ने भारत पर यानी कि पहला आक्रमण किया था। अब उसका जो यानी कि फिक्स डाटा नहीं है, तो यानी कि 972 से 977 ईस्वी के मध्य यानी कि एक था विरितगिन, उन्होंने यानी कि आक्रमण किए थे भारत में। अब देखो, प्रथम तुर्क आक्रमण जिन्होंने यानी कि पंजाब के शासक एक जयपाल थे, उनके शासनकाल में यानी कि आक्रमण हुआ था। तो ये मध्यकालीन इतिहास को जोड़ने की घटनाएं हैं जो यानी कि पहले मैं बता रहा हूँ आपको। अब देखो, अब आ जाता है हमारा मोहम्मद गजनवी। देखो, ये क्या था कि मोहम्मद गजनवी पहले यानी कि जब गजनी का शासक बनने से पहले यह खुरासान का शासक था। इसका शासक था, खुरासान का शासक था। जब गजनी का शासक बनने से पहले खुरासान का शासक हुआ करता था। मोहम्मद गजनवी जब 27 वर्ष के हुए थे यानी कि 998 ईस्वी पूर्व में इन्होंने गद्दी संभाली थी, गजनी की गद्दी पर बैठ गए थे ये। तो 998 में यानी कि ये गजनी की गद्दी पर बैठ गए थे। उपाधि के बारे में बात करेंगे तो इनको उपाधियां यानी कि दी गई थी। तो वह दी गई थी कि यमीन उद दौला और यमीन उल मिल्लाह। यमीन उद दौला और यमीन उल मिल्लाह है, ये दो उपाधियां इनकी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है क्योंकि यहीं से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। गजनी ने भारत पर यानी कि कुल आक्रमण किए थे, तो वह 17 आक्रमण किए थे, जो कि बहुत ज्यादा प्रचलन में है। यह प्रश्न भी बात करेंगे हम इसका जो यानी कि इम्पोर्टेंट यानी कि युद्ध हुए थे, आक्रमण हुए थे उनके बारे में। तो देखो, 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर इन्होंने आक्रमण किया था। वहां से इन्होंने 25 लाख जेवरात लूट कर ले गए थे ये अपनी गजनी में। तो यानी कि ये इनका इम्पोर्टेंट यानी कि युद्ध रहने वाला है, ये आक्रमण रहने वाला है। तो देखो, अब इनको सुल्तान पद की यानी कि सुल्तान नाम की उपाधि धारण की थी इन्होंने। तो यह प्रथम यानी कि एक ऐसे शासक थे जिन्होंने सुल्तान पद की नामक की उपाधि धारण की थी। तो सुल्तान नाम की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो वह था मोहम्मद गजनी। ठीक है ना। मोहम्मद गजनी की मृत्यु के बारे में बात करेंगे तो इनकी मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई थी। तो इनके बारे में ये बात है। अब इनके दरबार में कुछ यानी कि दरबारी रहा करते थे। तो उनमें यानी कि एक तो अलबरूनी हो गया, एक हो गया फिरदौसी और एक हो गया उत्तबी और दूसरा हो गया फरूरी। ये इनके दरबार में रहा करते थे, जो इनके बारे में इम्पोर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं मोहम्मद गौरी की। देखो, मोहम्मद गौरी के बारे में बात करेंगे तो इनसे पहले के बारे में देखो कि 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना था। देखो, अब इसका पूरा नाम अगर बात करें मोहम्मद गौरी का, तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जो यानी कि गौर का शासक हुआ था। कब? 1173 में। इन्होंने भारत पर पहला आक्रमण 1175 में किया था। भारत पर आक्रमण 1175 में किया था, जो कि मुल्तान के विरुद्ध हुआ था। एक मुल्तान शासक था, उसके विरुद्ध हुआ था। दूसरा आक्रमण इनका हुआ था 1178 ईस्वी में, जो कि भीम सेकंड पाटन गुजरात। कहाँ पे? पाटन गुजरात के अंदर इन्होंने दूसरा यानी कि अपना आक्रमण किया था, जो कि विरुद्ध हो रहा है, जिसमें गौरी ही विजय हुआ था। कौन होता? गौरी ही विजय हुआ था। अब गौरी के हम कुछ प्रमुख युद्ध देख लेते हैं जो कि बड़े ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम की दृष्टि से। देखो, तराइन का फर्स्ट युद्ध,
तराइन का जो पहला युद्ध है 1191 में हुआ था। इसमें गौरी और पृथ्वीराज चौहान, गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य यह युद्ध हुआ था, जिसमें यानी कि गौरी बहुत बुरी तरीके से यानी कि हार हुई थी और पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। उसके बाद जो तराइन का दूसरा युद्ध होगा उसके अंदर मोहम्मद गौरी है, बड़ी ही यानी कि अपनी रणनीति से आता है और पृथ्वीराज चौहान को बहुत बुरी तरीके से परास्त कर देता है। तो यानी कि तराइन के सेकंड युद्ध में किसकी विजय होगी? मोहम्मद गौरी की होगी। अब हम बात करेंगे चंदावड़ का युद्ध। तो चंदावड़ का युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में। इसके अंदर क्या है कि गौरी और जयचंद, गौरी और जयचंद के मध्य यानी कि युद्ध हुआ था, जिसके अंदर यानी कि जयचंद हार चुके थे और गौरी जीत गया था। तो ये इसकी बात होगी। तो गौरी ने जो अपना ये युद्ध होने के बाद अपना जो साम्राज्य है, गुलाम सेनापति था, उनको यानी कि देकर ये अपने स्वदेश लौट गए थे। उसके बाद यानी गौरी की जो मृत्यु है, हत्या की गई थी, वह की गई थी 15 मार्च 1206 ईस्वी में। तो यहाँ पे यानी गौरी की जो बातें हैं वो समाप्त हो जाती है। तो मध्यकालीन भारत की जो शुरुआत है यहीं से होती है। अब हम इसके बारे में आगे के वंश पढ़ेंगे। तो ये आपको अच्छा लगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम स्टार्ट करते हैं गुलाम वंश। सल्तनत काल के अंदर अब हम गुलाम वंश को पढ़ते हैं। देखो, गुलाम वंश की जो स्थापना है 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जो कि गौरी का गुलाम था। अभी अभी हमने पढ़ा था कि इसकी जो मतलब गौरी ने अपने सुल्तान गुलाम को देकर के उनकी चला गया था यहाँ से। तो उसके बाद यानी कि जो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में की थी। अब देखो, गुलामों को जो फारसी भाषा में यानी कि बदगा कहा जाता है, और बल्कि सैनिक जो सेवा होते थे उनको खरीदा कहते हैं। देखो क्या हुआ कि जो ऐबक थे यानी गौरी के गुलाम थे, तो उनके बाद यानी कि जो गुलाम वंश का जो स्थापना है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कर दी थी। इनके बाद देखो अब क्या हुआ कि जो स्थापना कर दी, उसके बाद यानी ऐबक का जो राज्याभिषेक हुआ था 24 जून 1206 को किया गया था। ऐबक का जो राज्याभिषेक हुआ था 24 जून 1206 ईस्वी को हुआ था। देखो, ऐबक ने अपनी राजधानी, अब देखो मतलब यानी कि जो लाहौर को बनाई थी, पहले तो यानी कि गजनवी थी, अब इसको राजधानी है किसको बना दी? लाहौर को। कुतुब मीनार की जो नींव इन्होंने डाली थी, देखो इन्होंने ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली, ना कि कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। निर्माण यानी कि इल्तुतमिश करवाएगा, जो कि आगे, ठीक है ना। देखो अब इनको मतलब यानी कि इन्होंने दो काम करवाए थे। एक तो कुव्वत उल इस्मिलाह है, मस्जिद है जो दिल्ली के अंदर है, उसका निर्माण इन्होंने करवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर के अंदर है जो राजस्थान में पड़ता है, उसका निर्माण इन्होंने करवाया था। इनको जो उपाधि थी वह थी लाख बख्श की उपाधि, यानी कि लाखों का दान देने वाला राजा लाख बख्श कहा जाता था। तो ये इनकी उपाधि थी। इन्होंने प्राचीन जो यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय उसको ध्वस्त करवाने वाला जो सेनापति, इनका ही सेनापति था, किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का ही सेनापति था, बख्तियार खिलजी। इन्होंने प्राचीन जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसको ध्वस्त करवा दिया था। उसके बाद ऐबक की जो मृत्यु हो जाती है 1210 में चौगाना खेलते हुए हो जाती है, तो इनको लाहौर के अंदर ही दफना दिया था। उसके बाद इनका जो उत्तराधिकारी था आराम शाह बना था, जो कि 8 माह तक ही शासन कर पाया। उसके बाद आराम शाह को इल्तुतमिश ने यानी कि मारकर वह खुद अपने गद्दी पर बैठ जाता है 1211 के अंदर। देखो, आराम शाह की मृत्यु करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश आ गया ना। ऐबक का गुलाम और दामाद जो बदायूं का गवर्नर था, मतलब यानी कि यह जो इल्तुतमिश है ऐबक का गुलाम भी था और दामाद भी था, दोनों प्रकार से था। अब देखो, जब ऐबक की मृत्यु हुई थी तब यानी कि जो इल्तुतमिश है ना, जो यानी कि किसका, कहाँ का यानी गवर्नर जनरल था? बदायूं का गवर्नर जनरल था उस समय की बात है। लाहौर से अब इन्होंने इल्तुतमिश ने लाहौर से अपनी राजधानी दिल्ली को ले आया था। उसके बाद इन्होंने कुतुब मीनार जो यानी कि नींव डाली थी किसने? ऐबक ने। उसका निर्माण यानी कि इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। तो कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। अरबी सिक्के जो कि चांदी के अंदर तो यानी कि टका कहा जाता है, और तांबा के बारे में बात करेंगे तो यानी कि वहां जीतल कहा जाता है। तांबे के जो सिक्के को जीतल कहा जाता है, इल्तुतमिश के द्वारा चलाए गए थे। उसके बाद बात करेंगे 40 गुलामों का एक संगठन
इन्होंने जो बनाया था उसको हम कहते हैं तुर्कान ए चिहलगानी। तुर्कान ए चिहलगानी उसे हम कहेंगे। उसके बाद इस इल्तुतमिश की जो मृत्यु हो जाती है अप्रैल 1236 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे इसका जो उत्तराधिकारी हुआ था वह हुआ था इस्कंदरुद्दीन फिरजी। इस्कंदरुद्दीन फिरजी हुआ था। लेकिन इसके बाद यानी फिर आ जाएगी हमारी कौन, रजिया सुल्तान, जो यानी कि प्रथम ऐसी महिला थी, मुस्लिम महिला, जिन्होंने एक शासक के रूप में कार्य किया था, एक शासक बनी थी। प्रथम मुस्लिम महिला शासिका जो 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठी थी। ठीक है ना। अब देखो इन्होंने जैसे ही गद्दी पर बैठते ही इन्होंने अपनी प्रथा का त्याग कर दिया और उसके बाद यानी कि ये चोगा और कुलाहा यानी कि टोपी और यानी कि आदमी वाले वस्त्र और बिना यानी कि मुंह दिखे हुए अपनी सभा के अंदर जाने लगी। तो इन्होंने प्रथा का त्याग कर दिया था। मलिक जाली मुद्दीन याकूत को इन्होंने अमीर ए अखुर नियुक्त किया, यानी कि घोड़े का जो यानी कि सरदार है वो इनको नियुक्त किया गया था। किसको, मलिक जामुद्दीन याकूत को। अब देखो इनकी जो शादी हुई थी अल्तुनिया से हुई थी। रजिया की जो शादी हुई थी अल्तुनिया से हुई थी। उसके बाद यानी कि रजिया को क्या हुआ कि धोखे वश इनकी हत्या 13 अक्टूबर 1240 को डाकुओं ने कैथल में की थी। कहाँ पे की थी, कैथल के अंदर इनकी जो हत्या है वो कर दी थी। देखो रजिया के बाद जो शासक आएगा वह आएगा भैराम शाह बना था। भैराम शाह के बाद दिल्ली का शासक सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह है, जो कि 1242 के अंदर बनता है, वह बना था। उसके बाद इनके बाद नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह शासक बना, जो कि बलबन की पुत्री से विवाह किया था। देखो नासिरुद्दीन मोहम्मद शासक जो बना था वह किसकी पुत्री से शादी किया था, बलबन की पुत्री से शादी किया था। उसके बाद बलबन की इसको जो यानी कि एक छल कपट के द्वारा मार दिया गया था। फिर बलबन ही शासक बनेगा आगे। बलबन ने 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली पर शासक किया। सिजदा और पेबोस नामक प्रथा की शुरुआत की थी। सिजदा और पेबोस नामक प्रथा की जो शुरुआत है वह बलबन ने की थी। बलबन द्वारा नवरोज उत्सव का प्रारंभ भी किया था। उपाधि इनकी थी उलग खा की इनकी उपाधि थी। प्रसिद्ध जो इनके कवि इनके दरबार में रहा करते थे अमीर खुसरो और अमीर हसन इनके दरबार में जो इनके प्रसिद्ध कवि है वो रहा करते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक समुद्दीन कैमूर्स था, यानी जो अंतिम जो गुलाम वंश का शासक था वह था समुद्दीन कैमूर्स। तो इस प्रकार से ये हमारा जो यानी कि गुलाम वंश है ये पूरा होता है। अब हम आगे के वंश को बारे में अध्ययन करेंगे। इसको इस वीडियो के अंदर इतना ही, आगे देखो। नमस्कार दोस्तों, हम मध्यकालीन भारत के इतिहास को आगे बढ़ाते हुए अब हमारा राजवंश चल रहा है खिलजी राजवंश, जिसका शासनकाल 1290 से 1320 ईस्वी तक चला था। अब हम बात करेंगे जब हमारा गुलाम वंश समाप्त हुआ था तो उसके बाद खिलजी वंश शुरू हुआ था। तो खिलजी वंश की जो स्थापना है 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इनकी स्थापना की थी। स्थापना करने के बाद इन्होंने अपनी राजधानी जो यानी कि किलो खरी को बनाया था। और इसके बाद इनकी जो हत्या हुई थी 1296 में इनके दामाद या इनके भतीजे किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, जो कि इलाहाबाद में इनकी हत्या कर दी थी। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करेंगे तो अलाउद्दीन जो खिलजी है इनका जो यानी कि दिल्ली का जो सुल्तान इन पर बनाया गया था, इनको 12 अक्टूबर 1296 को दिल्ली का सुल्तान इनको बना दिया गया था। इनके बचपन का नाम के बारे में बात करेंगे तो अली और गुरसाब पे इनका जो यानी कि बचपन का नाम था। इन्होंने मूल नियंत्रण प्रणाली लागू की थी, एकमात्र ऐसे शासक जिन्होंने मूल नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था। जमीयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा और सिरी का किला इनका इन्होंने निर्माण करवाया था। आर्थिक नीति की जानकारी के बारे में बात करेंगे तो एक पुस्तक है जिससे मिलती है, उस पुस्तक का नाम है तारीख ए फिरोज शाही, जिससे अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक नीति के बारे में जानकारी मिलती है। इनके द्वारा जो लगाए गए प्रमुख कर है, एक तो है चराई कर और दूसरा है गद्दी कर, जो कि प्रमुख है। खिलजी के समय मुगलों ने 6 बार आक्रमण किए थे। 6 बार मुगलों ने आक्रमण खिलजी के समय किए थे।
और अलाउद्दीन खिलजी की जो मृत्यु है 5 जनवरी 1316 को हुई थी। उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी यहाँ पे आ जाते हैं। तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के बारे में देखो, 1316 में दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी, यानी कि थोड़ा बदमाश था। इन्होंने कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहन करके भी प्रवेश किया था, यानी कि आते थे स्त्रियों के वस्त्र भी पहन करके। इनकी जो उपाधि थी खलीफा थी। मुबारक के वजीर खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 को इनकी हत्या कर दी और तुगलक वंश की स्थापना दिल्ली के अंदर कर दी थी। तो यानी ये हमारा खिलजी वंश समाप्त होता है, जिसके बारे में ये इंपॉर्टेंट बातें यही थी। तो अब हम मध्यकालीन भारत को इतिहास को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्लास में अगले वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सक्सेस दिल्ली पुलिस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम हमारी श्रृंखला जो चल रही है मध्यकालीन भारत का इतिहास, उसके बारे में आज हम वंश पढ़ रहे हैं, तुगलक वंश। तुगलक वंश के जो संस्थापक है खुसरो खां थे, जो कि खिलजी वंश के अंतिम शासक फिरोज शाह खिलजी की हत्या करके इन्होंने अपने जो है कि इस तुगलक वंश की स्थापना की थी। 5 सितंबर 1320 को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक, जिसे हम गयासुद्दीन तुगलक भी कह सकते हैं, इन्होंने 8 सितंबर 1320 को दिल्ली पर गद्दी पर बैठे थे। यानी कि खुसरो खां की मृत्यु के बाद, हत्या करने के बाद, यानी कि ये 8 सितंबर और 1320 को दिल्ली पर बैठे थे। आगे देखो, गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाने वाला प्रथम शासक यही थे। और गयासुद्दीन तुगलक तुगलकाबाद नगर बसाया, जिसमें 56 कोट दुर्ग का भी निर्माण करवाया था इन्होंने। भाई तुगलकाबाद जो यानी कि नगर बसाया था, उसके अंदर 56 कोट दुर्ग का निर्माण इन्होंने किया था। ये इंपोर्टेंट है। मृत्यु इनकी 1325 ईस्वी में बंगाल अभियान से लौटते समय हुई थी। कौन से अभियान से? बंगाल अभियान से लौटते समय इनकी मृत्यु हो गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि जोना खां भी कहा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक को जोना खां भी कहा जाता है। इनके उपनाम में बात करेंगे तो स्वप्नशील, पागल और रक्पिपासु आदि है इनके। अमीर ए कोही एक कृषि विभाग है, इसकी स्थापना इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। और राजधानी दिल्ली से देवगिरी यानी कि दौलताबाद के अंदर पड़ती है, उसको बनाए थे इन्होंने। कांसा व तांबा के सिक्के इन्होंने चलाए थे। और अफ्रीका यात्री इब्न बतूता भी इन्हीं के शासनकाल में 1333 ईस्वी में भारत आया था। तो यानी कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय। इब्न बतूता की एक पुस्तक है जो कि रेहला है, जिसके अंदर मोहम्मद बिन तुगलक के प्रशासनिक और इनके जो यानी कि उपलक्ष्य के जो यानी कि जितने भी कार्य हैं, उन सभी का वर्णन रेहला में मिलता है, जो कि किनकी पुस्तक है? इब्न बतूता की पुस्तक है। इनकी मृत्यु 20 मार्च 1351 को गोडाल नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो गई थी, मोहम्मद बिन तुगलक की। और हरिहर और बुक्का ने एक विजयनगर की स्थापना की थी 1336 ईस्वी के अंदर, जो कि इन्हीं के शासनकाल के यानी कि 2 भाई थे, ये हरिहर और बुक्का, दोनों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी के अंदर कर दी थी। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 347 में स्वतंत्र बदमनी राज्य की स्थापना की थी। महाराष्ट्र के अंदर की थी बदमनी राज्य की स्थापना। इनके बाद अब हमारा आ जाता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक आ जाता है, जो देखो इनका राज्याभिषेक 20 मार्च 1351 को हुआ था। इनका राज्याभिषेक 20 मार्च 1351 को हुआ था, लेकिन फिर भी दिल्ली के अंदर इनका राज्याभिषेक पुनः होगा, जो कि अगस्त 1351 को होगा। उसके बाद देखो 24 कर इन्होंने समाप्त कर दिए थे, जो कि एक मतलब समस्याएं बन रही थी लोगों के लिए, उनके जो यानी कि जनता के लिए। तो इन्होंने 24 करों में से 20 कर समाप्त करके 4 कर ही लागू रखे थे। उन 4 करों के नाम ये हैं: खराज, घुम्स और जजिया और जकात।
ये एक ऐसे फिरोज तुगलक शासक हुए थे जिन्होंने ब्राह्मण जाति पर यानी कि जजिया कर लागू किया था। यानी ये ऐसे एक प्रथम शासक हुए थे। इन्होंने 5 बड़े नहरों का निर्माण करवाया था, 300 नगर बसाए थे। उनमें से जो मुख्य जो नाम है वह है हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जैनपुर आदि। ये तो प्रमुख नाम है। इन्होंने 300 नगर को स्थापना कर दी थी। खिजराबाद व मेरठ के अशोक के स्तंभों को ये वहां से ला करके दिल्ली में स्थापित इन्हीं के शासनकाल में किया गया था। और सहायता है तो एक विभाग भी खोला गया था, उसका नाम था दीवान ए खैरात। इसकी स्थापना किसने की थी? फिरोज तुगलक ने की थी। सबसे अधिक मतलब यानी कि दासों की संख्या इनके पास, किसके पास? फिरोज तुगलक के पास सबसे अधिक दासों की संख्या थी। लगभग 1,80,000 के पास दासों की संख्या थी। इनकी जो आत्मकथा है फतह ए फिरोज शाही की रचना इन्होंने स्वयं ने की थी। और सिक्के जो इन्होंने चलाए थे, चांदी के सिक्के को कहा जाता था अदो और तांबे के सिक्के को कहा जाता था विख। और इनकी जो मृत्यु हुई थी सितंबर 1388 को हुई थी। तुगलक वंश का जो अंतिम जो शासक हुआ था नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक हुआ था, जिसकी उपाधि थी मलिक खुसर की इनकी जो है इनकी उपाधि थी। ये इनकी उपाधि थी। किनकी उपाधि थी? तो वह थी मोहम्मद तुगलक की। ठीक है ना, अंतिम शासक हुए थे तुगलक वंश के। तो ये हमारा तुगलक वंश समाप्त हुआ। अब हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के जो आगे के जो वंश है उनके बारे में अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास चल रहा था। उसी कड़ी के अंदर हमने जो कि सेठ वंश पढ़ा था, लोधी वंश पढ़ा था। लोधी वंश के बाद अब आ जाता है हमारा सेठ वंश, जो कि सेठ वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक चला था। सेठ वंश के जो संस्थापक हुए थे खिजर खा हुए थे। इसके अंदर देखो ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता और ज्यादा कोई डिटेल है भी नहीं। उसके बाद हम पढ़ते हैं लोधी वंश, जो कि 1451 से 1526 ईस्वी तक चला था। देखो संस्थापक के बारे में बात करते हैं लोधी वंश के। तो लोधी वंश का जो संस्थापक था बहलोद लोधी, जिनका 9 अप्रैल 1451 को मतलब यानी कि बहलोद शाह गाजी के उपाधि के नाम से दिल्ली पर राज्याभिषेक हुआ था। बहलोद शाह गाजी के उपाधि के नाम पर इनका दिल्ली में क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना किन्होंने की? तो ये वह की थी, यानी कि बहलोद लोधी ने की थी। बहलोद लोधी ने सिक्के जलाए थे। सरदारों को ये मकसद ए अली कहा करते थे। मकसद ए अली कहा करते थे सरदारों को। अब उसके बाद जो शासक आता है वह आता है निजाम खां, जो कि लोधी का पुत्र था। बहलोद लोधी का पुत्र था। 17 जुलाई 1489 ईस्वी को सुल्तान सिकंदर शाह की, अब ये भी सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि लेकर दिल्ली पर गद्दी पर बैठा था। सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि लेकर दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। इसके बाद आ जाता है हमारा सिकंदर लोधी, जो कि 1504 में आगरा शहर की स्थापना इन्होंने की थी। इन्होंने सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। गुलरुखी शीर्षक से कविताएं लिखते थे ये। गुलरुखी एक शीर्षक हुआ करता था इनका, उससे कई सारी इन्होंने कविताएं लिखी थी। आगरा को अपनी राजधानी भी इन्होंने ही बनाया था। आगरा को राजधानी किसने बनाया था? तो यानी कि सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। ताजिया त्योहार पर प्रतिबंध। देखो ताजिया जो त्योहार है मुसलमानों का त्योहार है, बड़े उत्साह के साथ ये मनाते हैं, लेकिन उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। किसने? सिकंदर लोधी ने ताजिया त्योहार के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। इनकी जो मृत्यु है 21 नवंबर 1517 को हो गई थी। उसके बाद इब्राहिम लोधी आ जाते हैं। इब्राहिम लोधी 21 नवंबर 1517 को गद्दी पर बैठते हैं और 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के द्वितीय युद्ध में लोधी और बाबर दोनों के मध्य युद्ध होता है,
जिसमें बाबर विजय हो जाता है और लोधी हार जाता है। बाबर को दौलत खां और आलम खां इनके मतलब यानी कि चाचा थे। किनके चाचा थे? इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां थे। तो दौलत खां और आलम खां दोनों ने मिलकर बाबर को भारत बुलाया था। ये बात याद रखना, भारत को किन्होंने बुलाया था? दौलत खां और आलम खां। आलम खां किसके चाचा थे? इब्राहिम लोधी के चाचा थे। मोट की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोधी ने करवाया था, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ये लोधी वंश से संबंधित कुछ बातें हो गई। अब हम आगे बातें करते हैं। तो कुछ राज्य हैं, जैसे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हमने पूर्व में कक्षा के अंदर पढ़ लिया था, और अभी पढ़ लेते हैं। जैसे देखो, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे, दोनों ने की थी। और विजयनगर की राजधानी जो थी हम्पी थी। कौन सी राजधानी? हम्पी थी। अब हम बहमनी राज्य के बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी जो स्थापना है 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने की थी, और इसकी जो राजधानी है गुलबर्गा, इसकी राजधानी इन्होंने बनाई थी। अभी कुछ राज्य हैं जिन वंशों ने शासन किया था, ये उनके संस्थापक है और वर्ष है। देखो, बीजापुर के जो यानी कि कौन से वंश ने शासन किया था? तो आदिल शाही संस्थापक हुए थे, यूसुफ आदिल शाही 1482 के अंदर। अहमदनगर निजाम शाही वंश ने शासन किया था, और संस्थापक थे मलिक अहमद 1490। बरार राज्य के जो यानी कि संस्थापक किस वंश ने शासन किया? तो वह इमाद शाही ने किया था, और संस्थापक थे फतेह उल इमाद शाह 1490 के अंदर। गोलकुंडा जो राज्य है उसके जो वंश, उसमें जो वंश था कुतुब शाही, और जो संस्थापक थे कुलीन कुतुब शाही, जिन्होंने 1512 में इनकी स्थापना की थी। बिदर के बारे में बात करते हैं तो वंश था बिदर शाही, और संस्थापक थे अमीर अली बरीद, जो है कि 1526 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो ये कुछ इस प्रकार से यानी कि मध्यकालीन भारत के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अब हम आगे जो पढ़ने जाएंगे मुगल साम्राज्य, जो कि अगली कक्षा के अंदर होगा। तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, हमारा चल रहा था मध्यकालीन भारत का इतिहास। उसके अंदर हम पिछले पूरे वंश कर लिए, अब हम आगे की ओर चल रहे हैं। तो अब है हमारा मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले आ जाता है बाबर। बाबर का जो शासनकाल था 1526 से 1530 ईस्वी था। ठीक है। मुगल वंश के जो संस्थापक है वह बाबर है, जिन्होंने पादशाही की भी स्थापना की थी। पादशाही की भी इन्होंने स्थापना की थी। जन्म हो गया इनका, जो जन्म है 1483 में हुआ था, और इनके जो पिता है अमर शेख मिर्जा फरगानी के जो शासक थे, ये इनके पिता थे। और बाबर फरगाना की गद्दी पर 8 जून 1494 को बैठा था, और 1507 में बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी। और ये एकमात्र ऐसे मुगल बादशाह थे जिन्होंने बादशाह की उपाधि धारण की थी, और किसी ने भी नहीं की थी। इनके जो 4 पुत्र थे, उन पुत्रों में हुमायूं, कामरान, आक्सरी और हिंदाल, ये इनके प्रमुख, ये इनके 4 पुत्र थे। भारत पर इन्होंने 5 बार आक्रमण किए थे। भारत पर इन्होंने 5 बार आक्रमण किया था, जिनमें इनका जो फर्स्ट आक्रमण था 1519 में। इन्होंने 1519 में पहला जो यानी कि एक सिलसिला था, उसके तहत इन्होंने किया। पानीपत के प्रथम युद्ध में तुगलमाई युद्ध नीति अपनाई थी, और तोपखाने का उपयोग किया था। देखो, तुगलमाई युद्ध नीति इन्होंने अपनाई थी इसके पानीपत के युद्ध में, और तोपखाने का भी इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है। अब इनके जो प्रमुख युद्ध है उनको पढ़ लेते हैं। कि पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लोधी और बाबर के मध्य हुआ था, जिसके अंदर बाबर विजय हुआ था। ठीक है ना, बाबर विजय हुआ था। खानवा का जो युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को, इसमें सांगा और बाबर के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें ये बाबर ही विजय हुआ था।
चंदेरी का युद्ध हुआ था 29 जनवरी 1528 को, जिसमें मेदिनी राय और बाबर के मध्य युद्ध चला था, जिसमें बाबर ही विजय हुआ था। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को अफगानों और बाबर के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर ही विजय हुआ था। बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी। कलंदर की उपाधि किसने धारण की थी? बाबर ने। खानवा युद्ध में सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा, जब खानवा का युद्ध चल रहा था तो राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा किसने दिया था? तो बाबर ने दिया था। और उस खानवा के युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में इन्हें गाजी की उपाधि धारण दी थी। गाजी की उपाधि इनको दी थी। 30 जनवरी 1528 को जहर से राणा सांगा की मृत्यु हो ही गई थी। नुसरत शाह और बाबर के मध्य एक संधि हुई थी, उसकी दिनांक 6 मई 1529 को है, याद रखना है आपको। 26 दिसंबर 1530 को आगरा में, कहाँ पे? आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई थी 48 वर्ष की अवस्था में। ठीक है। बाबर का जो मकबरा है वह आगरा में है। और एक काबुल, मतलब यानी फिर बाद में इनको जो दफनाया गया था, इनकी इच्छा अनुसार काबुल के अंदर दफनाया गया। ठीक है ना। आत्मकथा इनकी बाबरनामा है। और चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत भी बाबर ने ही की थी। और मुबैयान पदशैली जो है उसके जन्मदाता बाबर को माना जाता है। उत्तराधिकारी जो थे इनके हुमायूं थे। अब हम हुमायूं के बारे में बात कर लेते हैं। तो हुमायूं का जो शासनकाल था 1530 से 1556। इनका जो पूरा नाम है नसरुद्दीन हुमायूं। नसरुद्दीन हुमायूं का पूरा नाम है, जो कि 29 दिसंबर 1530 को आगरा की गद्दी पर बैठे थे। पहले हुमायूं बदस्का का सूबेदार था। 1533 में दीन पनाह नामक नगर की स्थापना की थी। दीन पनाह नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो हुमायूं ने की थी 1533 में। चौसा का युद्ध हुआ था 15 जून 1539 को, जिसमें शेर खां और हुमायूं के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें शेर खां की विजय हो गई थी। आगे हम शेर खां की उपाधि शेरशाह वो शाहजहां को देंगे, तो आगे आ जाएगा। तो ये शेर खां शाहजहां ही था, उपाधि है। बिलग्राम का यानी कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 को शेर खां और हुमायूं के मध्य हुआ था, जिसमें शेर खां यानी कि शाहजहां ही मतलब यानी कि शेरशाह ही विजय हो गया था। शेरशाह की उपाधि शेर खां की उपाधि शेरशाह को दी गई थी। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रखो। इस हुमायूं का जो विवाह है हमीदा बानो बेगम से हुआ था 29 अगस्त 1541 को, जब यानी कि ये युद्ध के बाद इनका जो यानी कि विवाह है हमीदा बानो बेगम से हो गया था। 1555 में सिकंदर को हराकर पुनः दिल्ली पर यानी कि विजय प्राप्त की थी। हुमायूं ने जब यानी कि अंतिम मतलब मृत्यु से एक साल पहले इन्होंने पुनः सिकंदर को हराकर पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। प्रमुख जो इनका युद्ध है उनका क्रम इस प्रकार से है। देवरा 1531, चौसा का 1539, बिलग्राम का 1540 और सरहिंद का 1555। इस प्रकार से 1 जनवरी 1556 को दीन पनाह में जिस राज्य की इन्होंने नगर की स्थापना की थी, उसी के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। अब उसके बाद हमारा अगला शासक आता है शेरशाह। शेरशाह को उपाधि दी थी ना भाई शेर खां की, ये वही शेरशाह है। इनका शासनकाल 1540-1545 ईसा पूर्व तक चला था, ईस्वी तक चला था सभी। बचपन का नाम जो फरीद खां था, जिसे सूरवंश से संबंधित थे। पिता इनके हसन खां, जो कि सासाराम के शासक थे। शेर खां 1540 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। मैंने बताया था कि इनका जो यानी एक बिलग्राम का युद्ध हुआ था, यानी कन्नौज का युद्ध हुआ था, उस समय यानी कि शेर खां ने विजय प्राप्त कर ली थी, तो तभी ये दिल्ली का शासक बन गया था। तो ये आ गया शेरशाह ने 1540 में दिल्ली पर बैठा था। शेरशाह का मकबरा सासाराम में ही है। और रोहत सागर किला एक कोहना दिल्ली का निर्माण करवाया था। मतलब ये दो है, एक तो रोहत सागर किला और किला है कोहना का दिल्ली निर्माण करवाया था।
जीटी रोड की मरम्मत भी शेरशाह ने करवाई थी। काबुलियत व पट्टा प्रथा की शुरुआत भी इन्होंने की थी। ये इंपोर्टेंट पट्टा प्रथा 178 ग्रेन चांदी का रुपये चलाया था और 380 ग्रेन का तांबे की रुपये चलाए थे इन्होंने। और मोहम्मद बहार खां लोहानी ने शेर खां की उपाधि दी थी। जो अभी हम पढ़ रहे थे शेर खां, तो इसकी उपाधि शेर खां की उपाधि किसने दी थी? तो वह दी थी मोहम्मद बहार खां लोहानी ने। इस प्रकार से इनकी जो मृत्यु है 22 मई 1545 को शेर खां की मृत्यु हो गई थी। 22 मई 1544 को शेर खां की मृत्यु हो गई थी। तो ये हमारा यानी कि दो शासक हो गए, एक तो बाबर और एक हुमायूं। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इनको आगे के जो शासक है उनको पढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, अब हम हमारा मुगल साम्राज्य को आगे बढ़ाते हैं। देखो, अकबर का जो शासनकाल चला था 1556 से 1605 ईस्वी तक चला था। इनका जो जन्म है 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में हुआ था। अकबर के बचपन का नाम जलाल था, जो कि हमीदाबानों का पुत्र था। इनकी जो राज्याभिषेक के बारे में बात करें तो 14 फरवरी 1556 को काला नौरा पंजाब में इनका राज्याभिषेक हुआ था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि लेकर ही दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। और बैरम खां खान खानी, जिसे खान बाबा भी बोलते हैं, ये इनके संरक्षक थे। पानीपत के प्रथम युद्ध, पानीपत के सेकंड युद्ध में 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के मध्य ये युद्ध हुआ था, जिसमें इनकी विजय हुई थी। हल्दी घाटी युद्ध 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर की तरफ से मान सिंह और आसफ खां दोनों थे, जिसमें यानी कि अकबर की विजय हुई थी। दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर को ही माना जाता है। और बीरबल जो है कि प्रथम और अंतिम दीन ए इलाही धर्म का प्रवर्तक है, प्रथम और अंतिम शासक था। जैनाचार्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु उपाधि दी थी इन्होंने। जब्ती प्रणाली की शुरुआत अकबर ने की थी। टोडरमल ने दहसाल बंदोबस्त की शुरुआत की थी। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था और प्रसिद्ध जो कवि थे वो थे फौजी। प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद था। शासन प्रणाली जो है कि मनसबदारी प्रणाली के तहत होती थी। इनकी जो मृत्यु है 16 अक्टूबर 1605 को सिकंदरा में दफना दिया गया था इनको। इनके दरबार में 9 रत्न हुए थे। उन 9 रत्नों के नाम के बारे में बात करेंगे तो देखो, अबुल फजल हो गया, फौजी हो गया, तानसेन हो गया, बीरबल हो गया, और टोडरमल, मान सिंह, अबुल रहीम खाना। उसके बाद हम बात करेंगे कि फकीर अजीउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा। ये 9 यानी कि व्यक्ति थे जो इनके 9 रत्न के अंदर यानी गिनती में आते हैं। तो इसको भी आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की थी। अकबरनामा जो ग्रंथ है उसकी रचना अबुल फजल ने की थी। अनुवाद विभाग की स्थापना अकबर ने ही की थी। अकबर नक्काड़ा हम उससे बोलते हैं, जैसे नगाड़ा होता है ना, उसी को हम नक्काड़ा बोलते हैं। तो उस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते थे। और हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपाधियों की, जो है कि काठ्यभरण वाणी विलास जो तानसेन को दी थी अकबर ने। अमीर उल उमाह जो कि भगवंत दास को दी थी। कवि प्रिय की जो उपाधि है बीरबल को दी थी। और महापात्र नरहरि को दी थी। अब हम बात करते हैं जहांगीर की। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी में चला था। इनका जो उपनाम है सलीम है। जहांगीर 24 अक्टूबर 1605 को नरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण करके ही गद्दी पर बैठे थे। इनका जो जन्म 30 अगस्त 1569 को हुआ था, इसीलिए इनके न्याय की जंजीर भी कहा जाता है। तुजुक ए जहांगीरी को पूरा मोतबिंद
खान ने किया था। मतलब तुजुक एक जहांगीरी की शुरुआत तो जहांगीर ने कर दी थी, आत्मकथा है ये। इसकी जो यानी कि इसको पूरा जो किया था वह मोहब्बिंद खान ने किया था। मलिक अंबस के विरुद्ध सफलता के कारण खुर्रम को एक उपाधि दी थी शाहजहां की, जो कि आगे एक आने वाला शासक शाहजहां है, उसी को यानी कि खुर्रम को उपाधि किसकी दे दी, शाहजहां की दी थी। नूरजहां जो इसे मेहरुनिसा भी कहते हैं, से विवाह है 1611 में जहांगीर ने किया था। और नूर महल और नूरजहां की उपाधि इस मेहरुनिसा को ही जहांगीर ने ही दी थी। गियास बेगम को इतमाद उद दौला की उपाधि दी थी। और नूरजहां की मां असमत बेगम, जो कि गुलाब से इत्र बनाने का कार्य करती थी, मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में 400 वर्ष पर पहुंची, मतलब यानी कि अधिक विकसित हुई, इसीलिए इससे चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। आगरा में चित्रशाला की स्थापना जहांगीर ने की थी। इतमाद उद दौला, जो कि गकबार नूरजहां बेगम ने 1626 में बनवाया था। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने ही करवाया था। विदेशी जो यानी कि यात्री थे जहांगीर के समय भारत आए थे, उनमें से सबसे पहले हॉकिंस जो कि 1608 में आया था। उसके बाद सर टॉमस रो जो कि 1615 में आया था। और फिर विलियम किंच और एडवर्ड टेरी ये भारत आए थे। अब कोई अलग और उपाधियां हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। उस्ताद मसूर को नादिर अल उसकी उपाधि दी थी। अबुल हसन को नादिर रुजमा की उपाधि दी थी। जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी थी। तो इस प्रकार से ये जहांगीर और अकबर दोनों शासक के बारे में हमने यहाँ पे डिटेल से पढ़ा। अब हम मध्यकालीन भारत को आगे बढ़ाते हुए और भी जो बाकी शासक रहे हैं, जैसे यानी कि शाहजहां रह गया और भी कोई शासक रहे हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है।